बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आज मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस है इसको आपने बताना है और उसके साथ साथ जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है इसको भी एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, बल्कि इसमें डिस्क्रिप्टिव में तकरीबन तमाम क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें ज़्यादा लिखना है आपको। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो प्लीज़ एंड तक इसको ज़रूर देखिएगा। आपने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सबसे पहले पेज नंबर 165 पर आ जाना है और ये हेडिंग पुट करनी है ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ये फर्स्ट हेडिंग पुट करने के बाद सेकंड हेडिंग होगी आपके पास इंट्रोडक्शन की। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हैं, इसमें साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा आप बताते हैं। तो यहाँ से आप मार्क करेंगे इन 1923 से लेकर आर्हीनियस कॉन्सेप्ट तक जो है ना यहाँ आपने लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइएगा स्टेटमेंट के ऊपर। तो स्टेटमेंट जो है इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पेन का कलर चेंज करके आपने लिखना है, इट स्टेट्स दैट्स करके। Acid is a species which tend to donate protons, whereas base is the species that accept proton. Further, an acid-base reaction is the transfer of proton from acid to base. यहाँ से यहाँ तक मार्क करना है। इसमें इसने आपसे कहा क्या है, इसने कहा एसिड वो स्पीशीज़ होती है जो क्या करती है कि किसी को भी प्रोटॉन को डोनेट करने में जो भी स्पेशी प्रोटॉन डोनेट करती है उसे क्या कहा जाता है, वो एसिड है। और जब भी कोई स्पेशी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही हो तो वो वाली जो स्पेशी होती है वो क्या होती है, बेस होती है। दूसरे लफ्ज़ों में जो एसिड होता है इसे प्रोटोजेनिक भी कहा जाता है और जो बेस होता है इसको प्रोटोफिलिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें एक तरफ क्या होता है, प्रोटॉन डोनेट किया जा रहा होता है, दूसरी तरफ एक्सेप्ट किया जा रहा होता है। इसी तरीके से इसको एसिड और बेस जो है उसमें हम क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। अब इसने आपसे पूछा है कि इसके साथ साथ आपको क्या करना है, थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है। तो बिल्कुल नेक्स्ट पेज जो है उसमें इसकी एक्सप्लेनेशन है वो देख लीजिएगा। तो पेज नंबर 166 पर इसने एक्सप्लेन किया है इसको। यहाँ से देखिए आप एक्सप्लेनेशन से मार्क करेंगे और यहाँ से लिखेंगे ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस से लेके कैटेगराइज एज बेसिस तक। यहाँ तक आपने मार्क करना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है, जिसमें ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी को आपने क्या करना था, एक्सप्लेन करना था, साथ में इसकी स्टेटमेंट देनी थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का है, वो क्या कहता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है, इसको देख लीजिए। बिल्कुल नेक्स्ट पेज पर इसका मार्क है, इसको भी देख लीजिए आप। तो पेज 167 पर आ जाते हो आप सीधा। यहाँ पे सबसे पहले मार्किंग कर लीजिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स की हेडिंग डलेगी और उसके बाद आपने क्या करना है, इन ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड से लेकर कॉन्जुगेट एसिड तक लिखना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी एग्जाम्पल देनी है और वो कहाँ से होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड से लेकर यहाँ तक, और ये इक्वेशन होगी। अब इसकी बात जो है क्या होती है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इसको भी समझ लीजिए। होता क्या है कि आपके पास जब भी कोई भी सब्सटेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एसिड है, एसिड क्या करेगा, अपना प्रोटॉन किसी ना किसी को डोनेट कर देगा। जैसे वो प्रोटॉन डोनेट करता है तो अब क्योंकि उसका एच आयन रिलीज़ हो जाता है, उसका एच आयन किसी को दे दिया जाता है, तो एज अ रिजल्ट इसके ऊपर खुद क्या हो जाता है, एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जबकि बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो चार्जिंग जो है उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड ने क्या करना है, अपना एच आयन किसी को दे देना है। जैसे ही उसको अपना एच आयन दे देना होता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये किस कंडीशन में चला जाता है, HS माइनस, क्योंकि इसने अपना एच आयन किसी को दे दिया है। तो ये खुद तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एसिड। लेकिन इसके साथ साथ जो इसने अपना एच आयन लूज़ करने के बाद जो स्ट्रक्चर इसका बनता है वो कहलाता है इसका कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली अभी अमोनिया है, ये वैसे क्या है, ये बेस है, लेकिन जैसे ही इसका एच आयन एक्सेप्ट करती है अमोनियम आयन की शक्ल जो है वो इसकी आ जाती है और इसके साथ साथ क्योंकि इसने एच आयन एक्सेप्ट कर लिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये बेस नहीं है, क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो समझने वाली बात क्या है, वो ये कि जब एसिड अपना प्रोटॉन लूज़ करता है और जो चीज़ रिमेनिंग बचती है प्रोटॉन लूज़ करने के बाद वो होती है उसका कॉन्जुगेट बेस। इसी तरीके से बेस जब किसी का प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और उसकी जो शक्ल आती है जिसमें पॉजिटिव आयन होता है वो उसका क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट एसिड। और जो और ज़्यादा ये कह लीजिए कि डीप में जाएंगे अगर आप, तो इस वाली बात को समझ लीजिएगा कि जो वीक एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो हमेशा वीक होगा। ठीक है, यानी एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट वीक। एसिड वीक है तो उसका बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये वाली बात आपने हमेशा क्या करनी है, याद करनी है। इस तरीके से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब हम। जी स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोलिसिस जो है इसकी डेफिनेशन बता दीजिए। पेज नंबर 175 पर आइएगा सीधा और यहाँ पर आपने क्या करना है, हाइड्रोलिसिस को देखना है। मार्क देख लीजिएगा। पहले क्या होता है, हाइड्रोलिसिस की हेडिंग होगी व्हेन सॉल्ट से लेकर
टू ब्रेक तक आप लिखेंगे, बीच में ये दोनों इक्वेशंस बताएंगे। होता क्या है कि जब भी कोई सॉल्ट है, अगर आप उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो सॉल्ट जब वो अपने अपने कंपोनेंट में टूट जाता है, एक कंपोनेंट उनका प्लस होगा, दूसरा कंपोनेंट जो है वो सॉल्ट का माइनस होगा। तो जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर में भी दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है H+ और दूसरा क्या होता है OH-। तो एज अ रिज़ल्ट होता क्या है कि ये जो सॉल्ट है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी जैसे ही वाटर में जाएगा तो वाटर के H आयन और OH आयन जो है वो सॉल्ट के प्लस और माइनस आयन से रिस्पेक्टिवली क्या करते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो सब्सटेंस की pH है वो स्लाइटली चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हाइड्रोलिसिस। ये खास तौर पर किसके लिए, सॉल्ट के लिए, जब सॉल्ट अपने कंपोनेंट में टूट जाए और वाटर के H आयन और OH आयन के साथ रिएक्शन करके अपनी pH को चेंज कर दे। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, इसमें इसने आपसे कुछ सैम्पल्स कहे हैं और कहा है कि आप बता दीजिए कि ये जो सैंपल है जब ये डिसोसिएट होंगे तो किस तरीके से होंगे। ठीक है, ये क्या रिएक्शन करेंगे, ये हाइड्रोलिसिस करेंगे या कैसे नहीं करेंगे, ये आपने बताना है। तो इसको भी देख लीजिए जी। तो स्टूडेंट्स हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये देख लें क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे ये 3 सैंपल्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के जो दूसरा पार्ट इसने पूछा, इसमें 3 सैंपल्स है, पोटाशियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट। तो सबसे पहले फर्स्ट सैंपल देख लीजिएगा, पोटाशियम कार्बोनेट। अब होता क्या है कि जब पोटाशियम कार्बोनेट डिसोसिएट होगा तो पोटाशियम आइंस में और कार्बोनेट आइंस में ब्रेक डाउन होगा। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती से सोडियम लिख दिया था, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि पोटाशियम कार्बोनेट है तो जब ये ब्रेक डाउन होगा तो पोटाशियम आइंस में और कार्बोनेट आइंस में ही ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि इसमें से जो कार्बोनेट आइंस है ये वीक है। अब ये वीक वाला आइंस क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और एज अ रिजल्ट कार्बोनिक एसिड और 2 OH आइंस जो है ये फॉर्म करेंगे। तो पोटाशियम कार्बोनेट अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये कैसा होता है, ये बेसिक नेचर का होता है, यानी बेसिक सॉल्ट होता है, क्योंकि इसमें पोटाशियम आयन जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, कार्बोनेट आयन उसके मुकाबले में कम होते हैं। तो ये कैसा होता है, ये बेसिक सॉल्ट होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होगी, अमोनियम सल्फेट। जब आप इसको डिसोसिएट करोगे तो इसमें ध्यान में रखना अमोनियम आयन जो है इनकी इंटरफेरेंस कम होगी, सल्फेट आयन्स की ज़्यादा होगी, ये एसिडिक सॉल्ट होगा। अमोनियम सल्फेट जब भी ब्रेक होगा तो किस में होगा, अमोनियम आयन्स में और सल्फेट आयन्स में। अब यहाँ पे 2 अमोनियम आयन्स है, हम फर्स्ट कर लेते हैं कि अब इसमें से 1 अमोनियम आयन लेते हैं। ठीक है, अगर आप 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 वाटर लगा लीजिएगा, मैंने यहाँ पर 1 लिया है। ये अमोनियम आयन क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ये क्या बना देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और H आयन जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा जो है इसने सैंपल दिया है वो है सोडियम नाइट्रेट का। तो स्टूडेंट जहन में रखिएगा एक चीज़ कि जो सोडियम नाइट्रेट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है उसके मिलाप से बनता है। इसकी वजह से इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होती क्योंकि न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो जब आप क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को और नाइट्रिक एसिड को कंबाइन करते हैं तो इन दोनों के कंबाइन होने से सोडियम नाइट्रेट नाम का सॉल्ट बनेगा। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग होगा इसी वजह से ये हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में नहीं जाएगा, ये अपना कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन जो है मैं उसकी तरफ मूव करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बफर सॉल्यूशंस जो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बफर सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं कि जो पीएच को रेजिस्ट करते हैं, यानी अगर पीएच चेंज करने की कोशिश की जा रही है तो वो उसको रेजिस्ट करते हैं, वो अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देते। ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, बफर्स कहलाते हैं। आपने मार्क किधर से करना है, पेज नंबर 174 पर आ जाइए। सबसे पहले आप यहाँ से मार्क करेंगे अब बफर से लेके फॉर लॉन्ग टाइम तक, ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद आप करेंगे बफर एक्शंस, कहाँ से मार्क करेंगे, कंसीडर द आयोनाइजेशन ऑफ से लेकर एंड तक। अब मैं आपको समझा देती हूँ बफर की डेफिनेशन। तो मैंने आपको बता दी कि होता क्या है कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि ये पीएच को रेजिस्ट करते हैं, यानी कोशिश करते हैं कि पीएच इनकी चेंज ना हो। अगर आप इसमें वाटर ऐड कर रहे हो या स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर रहे हो या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड कर रहे हो तो ये चेंज नहीं होते। आमतौर पर ये क्या होते हैं, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का मिक्सचर होते हैं, या फिर वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड जो है उसका मिक्सचर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्शन देख लीजिए बफर का। मेरे पास है एसिटिक एसिड, ठीक है, और उसके साथ साथ है मेरे पास सोडियम एसीटेट। तो जब एसिटिक एसिड ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, वो एसीटेट आयन में और H आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जबकि सोडियम एसीटेट जब ब्रेक डाउन होगा तो वो एसीटेट आयन में और सोडियम आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब होता क्या है, फ़र्ज़ कर लीजिए इस सब्सटेंस में, इस पूरे सॉल्यूशन में आप थोड़ा सा एसिड ऐड कर देते हैं। एसिड ऐड करने का मतलब है आप उसको H आयन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एसीटेट है वो इस H आयन के साथ रिएक्ट कर लेगा, एसिटिक एसिड फॉर्म कर देगा। तो एसिटिक एसिड तो इस सब्सटेंस में पहले से भी मौजूद था, इसका मतलब ये इसकी जो पीएच है इसको चेंज नहीं होने देगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, फ़र्ज़ कर लीजिए आप इसी सब्सटेंस में आप क्या चीज़ ऐड कर लें, कोई बेस ऐड कर लें, यानी कि OH आयन्स जो हैं वो ऐड कर लें। जैसे आप इस सब्सटेंस में OH आयन ऐड करते हैं
तो यानी बेस ऐड करते हैं तो जो बेस का OH आयन है वो इस सब्सटेंस के H आयन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना देता है। और क्योंकि वाटर के होने की वजह से क्या होता है कि इसके pH पे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि वाटर खुद इटसेल्फ एक न्यूट्रल pH का होता है। तो इसी वजह से बफर क्या करेगा, इस सब्सटेंस की pH को चेंज नहीं होने देगा, चाहे आप इसमें एसिड डाले हो, चाहे बेस डाले हो, चाहे आप इसमें वाटर डाले हो। तो ये होता है बफर का ओवरऑल रिएक्शन। अब सवाल ही पैदा होता है कि इसका जो एप्लीकेशन है बफर का वो किधर किधर है। तो देखें, ज़्यादातर वो तमाम चीज़ें जिसमें हमें pH को रेगुलेट करना होता है या कंट्रोल करके कोई रिएक्शन करना होता है, यहाँ पे बफर्स का एक्शन होता है। ठीक है, कौन कौन से, ये पेज 175 पे लाइन से कुछ एप्लीकेशन है, इसमें से जो आपको आसान लग रही है 3 से 4 आप कर लीजिएगा, समझा सारा देती हूँ मैं। तो पेज नंबर 175 पर आ गए हम। यहाँ पे एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन ये होती है कि जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो ब्लड है, अब इसकी जो pH है ये तकरीबन 7.3 से 7.4 के बीच में मेंटेन होती है। तो अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करना हो तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि ब्लड का pH कांस्टेंट हो। ठीक है, तो इसके साथ अगर pH कांस्टेंट होगा तो आप कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है उस ब्लड में परफॉर्म करके कोई रिज़ल्ट निकाल सकोगे। इसी तरीके से जो पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज़ होती है उसमें मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स होते हैं या मुख्तलिफ ऐसे टेस्ट होते हैं इस किस्म के, जिसमें आपको कोई डिजीज़ जो है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो वहाँ पर भी pH का मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम वहाँ पर भी pH मेंटेन करने के लिए बफर को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर है, वहाँ पे सॉइल जो है उसकी pH को मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है कि सॉइल ना बहुत ज़्यादा एसिडिक हो ना बहुत बेसिक हो। ऐसा सॉइल हो कि जहाँ पे ये कह लीजिए कि क्रॉप्स प्रॉपर तरीके से कल्टीवेटेड की जा सकें। तो उस सॉइल की pH को मेंटेन करने के लिए भी आप क्या करते हैं, बफर को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से एनालिटिकल केमिस्ट्री में और इसके अलावा कुछ और जगहों पे जैसा कि पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज़ जो मैंने आपको बताई थी अभी, उधर पर भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कुछ फूड इंडस्ट्रीज़ में जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जो फूड होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए या उनकी pH को मेंटेन करने के लिए या फ्लेवर का जो कह लीजिए कि टेस्ट है या अपीयरेंस है, इन तमाम चीज़ों को स्टेबल करने के लिए भी हम क्या करते हैं, बफर्स को यूज़ करते हैं। तो ये लाइन से 5 है, आप इसमें से 3 से 4 एटलीस्ट जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। स्टूडेंट्स पेज नंबर 173 पर आ जाएंगे। लिविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर हेडिंग पुट करनी है लिविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, और उसके बाद आपने यहाँ से लिखना है अकॉर्डिंग टू G.N. ल्यूइस से लेके पेयर रिस्पेक्टिवली तक, और उसके साथ साथ ये इक्वेशन दे देनी है। अब होता क्या है कि देखें, आपको अभी ब्रांस्टेड-लोरी थ्योरी में तो ये पता चला था कि जो H आयन डोनेट करते हैं वो क्या होता है, एसिड, और जो एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, बेस। लेकिन यहाँ पे लिविस जो है वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है किसी भी सब्सटेंस में, उसके बिहाफ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, एसिड या बेस को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो एसिड वो सब्सटेंस है जो क्या करते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, जबकि बेस वो सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। यानी किसी भी स्पीशीज़ में, केमिकल स्पीशीज़ में, अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो वो क्या है, एसिड। अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो वो क्या है, वो बेस है। अब यहाँ पर देखिए, ये लिविस एसिड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और ये लिविस बेस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है। तो इस बिहाफ पर आप क्या कहेंगे कि एसिड वो सब्सटेंस हो गए जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और बेस वो सब्सटेंस हो गए जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। तो इस थ्योरी की वजह से हुआ क्या कि जो बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे थे जो कि ब्रांस्टेड-लोरी की थ्योरी के हिसाब से एसिड नहीं बन पा रहे थे क्योंकि उनमें H आयन वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे कि देखिए यहाँ पे AlCl3 है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि H आयन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, यहाँ पे H आयन मौजूद ही नहीं है, लेकिन ये खुद क्या है, ये इटसेल्फ एक एसिड है। तो इस तरह की जो थ्योरी होती है लेविस की थ्योरी, उसमें आपको ये पता चल जाता है कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो ये एसिड है, तो यहाँ से ये क्या होता है, क्लैरिफाई हो जाता है। तो इस बिहाफ पर इसने आपसे पूछा है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ब्रांस्टेड-लोरी थ्योरी में तो नहीं थी लेकिन लेविस थ्योरी के हिसाब से हैं, तो वो 2 बनती हैं। वो कहाँ है, ये भी आप देख लीजिए। आप सीधा पेज नंबर 168 पर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए हेडिंग है लिमिटेशन ऑफ ब्रांस्टेड-लोरी थ्योरी। ये हेडिंग आपको पुट नहीं करनी है, आपने यहाँ से लिखना है कि ब्रांस्टेड-लोरी थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन से लेकर प्रोटॉन ट्रांसफ़र तक। दूसरा पॉइंट आपने क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड-लोरी सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक AlCl3 से लेके फंक्शन एज एसिड बट लिव्स थ्योरी कैन एक्सप्लेन इट। यानी यहाँ पे आपने 2 ड्रॉबैक ब्रांस्टेड-लोरी थ्योरी के बता दिए। क्या पहला ये था कि ऐसे रिएक्शंस जैसे कि एसिडिक ऑक्साइड्स के होते हैं या फिर बेसिक ऑक्साइड्स के होते हैं जिसमें कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र या ये कह लीजिए कि प्रोटॉन डोनेशन इस तरह की कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था ब्रांस्टेड-लोरी, लेकिन लेविस थ्योरी इसको कर रहा है। इसी
तरीके से जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि AlCl3 है, BF3 है, ये सारे के सारे क्या है एसिड्स हैं, लेकिन क्योंकि इनमें एच आयन मौजूद नहीं है तो ये तो एसिड वाली, अगर आप ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग में देखें तो उस वाली तो डेफिनेशन में नहीं आ रहे, लेकिन लीविस थ्योरी के हिसाब से क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं तो ये क्या हैं, ये एसिड्स हैं। यहाँ से ये दोनों बातें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को लिखना है। ये क्या चीज़ है, ये बेनिफिट्स हैं किसके, लीविस थ्योरी के। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें इसने पूछा है आपसे कि सॉल्ट्स क्या होते हैं और न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट्स जो है इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दें। सॉल्ट की डेफिनेशन सीधा पेज 178 पर यहाँ पे जो समरी विद की टर्म्स है यहाँ से ले लीजिएगा। इसको एज इट इज़ लिख दीजिएगा कि सॉल्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं एसिड और बेस के, और इनको हम एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल सॉल्ट जो हैं उसकी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये बताते हैं कि इसमें जो नंबर और टाइप ऑफ रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट में वो भी इसको कवर कर रहे होते हैं। अब इसकी जो टाइप्स हैं ये बता देती हूँ मैं आपको, ये कहाँ से लिखेंगे आप सीधा आ जाएंगे पेज नंबर 176 पर। आप देखिए सबसे पहले आप फर्स्ट हेडिंग डालेंगे न्यूट्रल सॉल्ट्स की और उसके आगे लिखेंगे इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, यानी 2 तरह के होते हैं। पहला क्या है, टाइप 1, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये जब भी आपस में रिएक्शन करेंगे तो एज अ रिजल्ट जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल नेचर का होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम सल्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है, इस तरह के सॉल्ट्स कब प्रोड्यूस होते हैं, जब इनको बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मौजूद हों। तो इस तरह का जो सब्सटेंस होता है इसकी एक और ख़ास बात होती है कि ये हाइड्रोलिसिस में नहीं जाते, यानी वाटर के साथ मज़ीद ये ब्रेक डाउन नहीं होते, और इनकी जो pH होती है ये अराउंड तकरीबन 7 होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये न्यूट्रल नेचर के होते हैं। अब न्यूट्रल सॉल्ट का एक दूसरा टाइप है जिसे आप कहोगे टाइप 2, ये कब बनेगा, जब आपके पास वीक एसिड और वीक बेस होगा। इस सूरत हाल में भी आपके पास जो सॉल्ट बनने वाला होता है वो कैसा होता है, टोटली न्यूट्रल होता है। तो इसको भी आपने क्या करना है, यहाँ से लिखना है टाइप 2 न्यूट्रल, और ये कैसा होता है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। कहाँ से लिखेंगे, दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म्स से लेकर यहाँ तक। इसकी एग्जांपल कौन कौन सी, अमोनियम साइनाइड और अमोनियम एसीटेट्स वगैरह हैं। ठीक है, जो किससे बनती हैं, वीक एसिड एंड वीक बेस से बनती हैं। नंबर 2 टाइप जो होती है वो होती है एसिडिक। इसकी और फर्दर मोर जो है ना कोई और टाइप नहीं होती है। ये कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो आपके पास और वीक बेस हो। ठीक है, तो आपने कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसमें याद रखिएगा कि आपके पास एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी डोमिनेंसी होगी, जबकि बेस क्योंकि वीक होगा तो वो अपना इफेक्ट सॉल्ट में नहीं शो करता। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि क्योंकि एसिडिक नेचर ज़्यादा डोमिनेंट होता है तो इस तरह का जो सॉल्ट होता है उसकी pH हमेशा 7 से लेस देन होती है, यानी एसिडिक होती है। नेक्स्ट जो टाइप होती है आपके पास वो बेसिक होती है। इसमें हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस होता है आपके पास और वीक एसिड होता है। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो बेस की डोमिनेंसी होती है, इसीलिए इस तरह के सब्सटेंस की जो pH होती है, जो सॉल्ट बनेगा वो हमेशा 7 से ज़्यादा होती है। आपने लिखना कब है कि दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से लेकर 7 तक, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट से लेकर यहाँ इस इक्वेशन तक। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्ट्स की जो तीनों टाइप हैं जिसकी टोटल 4 हेडिंग्स हैं वो आप यहाँ पे कवर कर लेते हैं। इसके साथ ही आज की जो वीडियो है ये कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप सो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।